साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी के टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री जो क्लास 6 से 12 का है, भूगोल का। तो इसी से अध्याय 2 का आज डिस्कशन करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं कि भारत के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अद्भुत पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भूगोल। तो इसी का अध्याय आज 2 का जो है कि डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि और विचार क्या करना है। तो कि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट में जो है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत में 5 प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। तो ये कथन जो है कि सत्य है। क्या है ये कथन जो है कि ट्रू है। कह रहा है कि भारत में 5 प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जिसमें कौन कौन है। तो पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है, इसके बाद द्वीप समूह है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है कि क्या है, सही है। तीसरा है कि भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है कि सही है। तो इसका आंसर जो है कि क्या हो जाएगा, डी, कि उपरयुक्त में से कोई नहीं, यानी सब कथन जो है कि क्या है, सत्य है। अब चलिए इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। तो इसका डिस्कशन जो है कि NCERT बुक के पेज नंबर 7 में दिया गया है। देख सकते हैं कि हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, यानी हमारा जो भारत देश है इसमें हर एक प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जिसमें क्या क्या है। तो पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है तथा द्वीप समूह है। अब भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, यानी जो हमारी भारत का जो भूमि है वो विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार जो है कि हिमालय के क्या था कि अस्थिर, हिमालय जो है कि अस्थिर भाग है। ठीक है, हिमालय क्या है, और एक अस्थिर भाग है। और हिमालय की जो है कि पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृतियों को दर्शाती है, जिसमें क्या होता है तो ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पठार को भूमि का स्थिर भाग माना जाता था। तो किस भाग को, प्रायद्वीपीय पठार को। किस भाग को, प्रायद्वीपीय पठार को। इसका डिस्कशन जो है कि NCERT बुक के पेज नंबर 7 में दिया गया है कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कि निम्नलिखित में सबसे पुराना भूभाग किस में शामिल है। तो किस में शामिल होगा, प्रायद्वीपीय पठार में। किस में शामिल होगा, प्रायद्वीपीय पठार में। अब चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। तो इसका डिस्कशन जो है कि पेज नंबर 7 में जो है कि दिया गया है कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का क्या है, प्राचीनतम भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4। तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन जो है कि सत्य है। तो पहला है स्टेटमेंट कि उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। तो ये कथन जो है कि सत्य है कि जो हमारा उत्तरी मैदान है, भारत देश का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से जो है कि बना हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटी घाटियों से बना है। तो ये भी कथन जो है कि सही है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है कि आग्नेय और रूपांतरित सेलों के कम ऊंची वाली पहाड़ी एवं चोटी घाटियों से मिल करके बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। अब इसका डिस्कशन जो है कि देख लेते हैं कि इसका डिस्कशन जो है कि पेज नंबर 8 में दिया गया है कि उत्तरी मैदान, जो भारत देश का उत्तरी मैदान है, जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो है आग्नेय तथा केंद्रित
सेल वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं ऊंची चोटियों से बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान, तो ये सही है कथन। दूसरा कथन है कि प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थल, ये भी कथन जो है कि सही है। तीसरा कथन है कि तटीय मैदान और द्वीप समूह, तो ये सब हमारे भारत देश की भौगोलिक आकृतियों में भारत को विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी जो है कि सही है। इसका डिस्कशन जो है कि पेज नंबर 8 में ही है कि चित्र के माध्यम से दिखाया गया था। भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आपने पहला दिया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा दिया है कि उत्तरी मैदान में, तीसरा जो है कि प्रायद्वीपीय पठार में, चौथा भारतीय मरुस्थल में, पांचवा तटीय मैदान में और छठा द्वीप समूह में। यानी इतने तरह से जो है कि भारत की भौगोलिक आकृति है इसमें जो है कि विभाजित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि भारत की भौगोलिक आकृति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कितने वर्ग में किया गया है? अभी पढ़े हैं 6 भाग में जो है कि किया गया है। कितने भाग में? 6 भाग में। ठीक है, इसका डिस्कशन जो है कि पेज एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 8 में दिया गया है कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कि हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हिमालय पर्वत के संदर्भ में जो है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है कि सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर दक्षिण दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि क्या है? रॉन्ग है, यानी गलत है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तीसरा है कि हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। ये भी स्टेटमेंट जो है कि क्या है? सही है। तो हमको खोजना क्या था? सत्य खोजना था कि कौन सा कथन जो है कि सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3, यानी 2 और 3 कथन जो है कि सही है और पहला स्टेटमेंट जो था गलत था। अब इसका जो है कि हम डिस्कशन देख लेते हैं। तो इसका डिस्कशन जो है कि पेज एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 8 में दिया गया है। ठीक है। कह रहा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। यानी जो हमारा हिमालय है वो भूगर्भिक रूप से जो मतलब युवा है और बनावट के दृष्टिकोण से क्या है? वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली है। कहाँ से? जो हिमालय पर्वत का विस्तार है दक्षिण पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ठीक है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि हिमालय पर्वत की कश्मीर में कितनी चौड़ाई है। तो हिमालय पर्वत की जो है कि कश्मीर में कितनी चौड़ाई है? तो 400 किलोमीटर। कितना है? 400 किलोमीटर। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं और इसकी चौड़ाई जो है कि कश्मीर में कितना है? कश्मीर में है 400 किलोमीटर। कश्मीर में कितना है? 400 किलोमीटर। और यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में कितना किलोमीटर है? 150 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि हिमालय पर्वत की अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई कितना है। तो अभी बढ़े हैं कि कितना है? 150 किलोमीटर। कितना है? 150 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कौन सा कथन इसमें जो है कि सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कह रहा है कि पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी हिमालय पर्वत के बारे में बताया गया है कि हिमालय पर्वत का जो पश्चिमी भाग है उसकी पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में जो है अधिक विविधता देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 5 भागों में बांट सकते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट जो है कि ये क्या है? रॉन्ग है, यानी गलत है। तो हमको खोजना था कि कौन सा सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। अब चलिए इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। तो इसका डिस्कशन जो है कि एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 8 में दिया गया है
कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतर विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें खोजना है कि कौन सा असत्य है। क्या खोजना है? असत्य है। ठीक है, तो पहला कथन है कि उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि रॉन्ग है। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी असत्य खोजना था, तो जो है कि तीनों ऑप्शन जो है कि गलत है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। तो इसका डिस्कशन भी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 8 में दिया गया है कि सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। माने जो सबसे उत्तरी भाग है उसकी श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। यानी हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की शिखर नेपाल में स्थित नहीं है? नेपाल में जो है कि स्थित नहीं है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मकालू, ये सब जो है कि नेपाल में स्थित है, लेकिन कामेट जो है ये नेपाल में नहीं है। कामेट जो है कि कहाँ है? तो भारत में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देख लेते हैं कौन कहाँ पर है। तो माउंट एवरेस्ट जो है कि नेपाल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 88-48, कहीं कहीं 88-50 भी देता है। ठीक है, कंचनजंगा जो है कि नेपाल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 85-98। कितना है? 85-98। मकालू ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 84-81 मीटर। और कामेट जो है कि भारत में है और इसकी ऊंचाई जो है कि कितना है? तो 77-56 मीटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में जो है कि स्थित नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? डी, धौलागिरी नहीं है। धौलागिरी कहाँ है? तो ये नेपाल में है। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है जिसकी ऊंचाई जो है कि 8848 मीटर है। कंचनजंगा भारत में है, इसकी ऊंचाई जो है कि 8598 मीटर है। मकालू नेपाल में है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8481 मीटर है। और धौलागिरी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई कितना है? 8172 मीटर। 8172 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है निम्न हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? निम्न हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन है? तो पीर पंजाल है। कौन है? पीर पंजाल। ठीक है, अब इसका डिस्कशन देखते हैं। तो इसका डिस्कशन जो है कि पेज नंबर 8 में दिया गया है कि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी किस श्रृंखला में स्थित है? तो ये किस श्रृंखला में आ जाएगा? तो धौलाधर व महाभारत श्रृंखला में। किस श्रृंखला में? धौलाधर व महाभारत श्रृंखला में। अब इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? दून के नाम से। किस नाम से? दून के नाम से। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं।
कह रहा है निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। कौन कौन दून है? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो किस भाग से नाम से जानते हैं? तो हम पंजाब हिमालय के नाम से। किस नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। नाम से भी के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि सिंधु एवं सतलज नदी के बीच जो हिमालय का भाग स्थित है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? कुमाऊं के नाम से। किस नाम से? कुमाऊं के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट इसमें से जो है कि कौन सा कथन जो है कि सत्य है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि तीस्ता तथा दिहांग नदियां नेपाल हिमालय का सीमांकन करती है। तो ऐसा नहीं करती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। दूसरा है कि सतलज तथा काली नदी असम हिमालय का सीमांकन करती है। तो ये भी कथन जो है कि गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। ठीक है, कि काली तथा तीस्ता नदी नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदी असम हिमालय का सीमांकन करती है। ठीक है, हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। मतलब ऐसा जो है कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 में जो है काली और तीस्ता नदी के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी जो है कि हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कह रहा है कि दिहांग महाखड्ग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है और ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। कौन सी नदी जो है कि हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है कि किस पहाड़ियों को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है? तो पटकाई की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी या नागा की पहाड़ी, ये तीनों जो पर्वत श्रृंखला है इसको हम पूर्वी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। अब इसका डिस्कशन देखते हैं। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखला को नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्य से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी सेल से बनी है, ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ी शामिल है। कौन कौन पूर्वांचल में शामिल है? तो पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहां लोगों का निवास है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें कह रहा है कि माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है कि ब्रह्मपुत्र में स्थित है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है। अब 24 को क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें यह कौन सा जो है कि स्टेटमेंट जो है कि सही है? कौन सा स्टेटमेंट जो है कि सही है? ठीक है। कह रहा है उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र से बना है। तो ये जो है कि स्टेटमेंट क्या है? सही है कि जो हमारा भारत देश का उत्तरी मैदान है वो तीन प्रमुख नदी सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि उत्तरी मैदान लाल मृदा से बना है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। दक्षिणी का मैदान जो है कि लाल मृदा से बना हुआ है, तो ये गलत है। तीसरा है कि उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है।
अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो इसका डिस्कशन जो है कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 में दिया गया है कि उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से जो है कि बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, यानी उत्तरी मैदान जो है कि किस मृदा से? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। 320 किलोमीटर चौड़ा है यह, यानी उत्तरी का मैदान जो है कि 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, यानी अच्छा मिट्टी होने की वजह से, पर्याप्त पानी की उपलब्धता होने की वजह से, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यानी उत्तरी मैदान में जो है अच्छा मृदा है, पानी की जो है कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इस कारण ये कृषि की दृष्टि से यह भारत का जो है कि क्या है? अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें कह रहा है कि दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है। तो दो नदियों के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? तो दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोआब। अब चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं कि दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, पंज का अर्थ होता है पाँच, आब का अर्थ होता है पानी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन जो है कि सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, यानी इसमें सत्य को हमको ढूंढना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो उत्तरी मैदान है उसको 3 भागों में, 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को राजस्थान का मैदान कहा जाता है। तो ऐसा नहीं कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तीसरा है कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि सही है। तो इसमें हमको सत्य खोजना था, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 3 सत्य हैं। अब इसका हम जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं? पंजाब का मैदान। ठीक है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, यानी सिंधु की सहायक नदी में कौन सा हो जाएगा? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती है। कौन कौन नदी है हिमालय से निकलती है? तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या क्या है? संख्या बहुत अधिक है। क्या है? बहुत अधिक है। दोआब का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है कि नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टियों में गुटिका का निक्षेपण करती है, उसे कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? भाबर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर क्षेत्र कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। कह रहा है नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, उसे कहा जाता है, तो भाबर क्षेत्र कहा जाता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि उत्तरी मैदान की व्याख्या समानतः इसके ऊंचावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृति में भी विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। माने उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का क्या करती है? निक्षेपण करती है। इसे क्या कहते हैं? तो भाबर के नाम से जानते हैं। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। मतलब सभी नदी जो है इस भाबर क्षेत्र में क्या होता है? विलुप्त हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28। इसमें कह रहा है कि खादर और बांगर निम्नलिखित में किस मृदा के प्रकार है? तो ये सब खादर और बांगर जो है जलोढ़ मृदा का प्रकार है। किसका है? जलोढ़ मृदा का। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी जलोढ़। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है।
मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जलोढ़ मृदा में जो है कि चूनेदार निक्षेप पाया जाता है, जो स्थानीय भाषा में उसको क्या बोलते हैं, कंकर बोलते हैं। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, कंकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29, इसमें कह रहा है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। तो किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, तो आग्नेय प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है, रूपांतरित चट्टान बना हुआ है और क्रिस्टलीय बना हुआ है। तो यानी इसमें सत्य खोजना था, तो यानी उपयुक्त में से सभी इसका जो है सत्य है। ठीक है, अब इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया गया है कि प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित सेलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोला। क्वेश्चन है 30, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो हमको सत्य ढूंढना है कि पहला कथन है कि प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। तो ये कथन जो है कि सत्य है कि प्रायद्वीपीय जो पठार है गोंडवाना भूमि जब टूटा तब जो है कि इसका निर्माण हुआ। ठीक है, और दूसरा कथन है कि प्रायद्वीपीय पठार के दो भाग हैं, एक को बोलते हैं मध्य उच्च भूमि और दूसरा को बोलते हैं ढक्कन का पठार। तो ये भी कथन जो है कि सही है। तीसरा है कि विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। तो ये भी जो है कि कथन सही है। तो हमारा जो है कि सभी कथन जो है कि सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं को काट दीजिए, इनमें से जो है कि सभी सही है। क्या है, सभी, ऑल राइट, ऑल राइट, यानी सभी जो है इनमें से सभी सही है। क्या है, सभी सही है। ठीक है, सभी जो है कि क्या है, सही है। अब इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। तो इसका डिस्कशन जो है कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 में दिया गया है कि प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित सेलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटी में गोलाकार पहाड़ी है। इस पठार के दो भाग हैं, एक को बोलते हैं मध्य उच्च भूमि और दूसरा को बोलते हैं ढक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसमें कह रहा है, इसमें ढूंढना है कि कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन जो है कि सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जानते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार एक वर्ग भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि गलत है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित नहीं है। तीसरा है कि प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय बोलते हैं या कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है कि सही है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर से दक्षिण की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो खासी जयंतिया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये पूर्वी भाग का है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3, यानी ऑप्शन बी। अब इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। किसका, नर्मदा नदी का पूर्वी विस्तार कौन कौन है, तो महादेव कैमूर की पहाड़ी और मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखला की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, यानी दक्षिण का जो पठार है पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से क्या बोलते हैं, मेघालय कार्बी एनालॉग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से क्या होता है, अलग हो गया है। और पश्चिम से पूर्व की ओर
ये 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला किस कौन कौन, गारो, खासी, जयंतिया है। यानी पश्चिम से पूरब में कौन सा जो है कि पहाड़ की श्रृंखला है, तो गारो। पश्चिम से पूरब और कौन सा महत्वपूर्ण श्रृंखला है, तो गारो, खासी और जयंतिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कह रहा है निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुरा श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। तो सतपुरा का श्रृंखला नहीं है, कौन नहीं है, तो ये भारनेर नहीं है। कौन नहीं है, भारनेर नहीं है। महादेव, मैकाल और राजपीपला की पहाड़ी है, लेकिन भारनेर नहीं है। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखला की स्थिति दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इसमें कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें यानी कौन सा कथन जो है कि सत्य है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है, तो ये जो है कि स्टेटमेंट क्या है, सही है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 900 मीटर है, तो ये गलत है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, तो ये भी गलत है। तो कह रहा था कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा केवल एक सही है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा जो है कि क्या है, ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, यानी पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ तक है, महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। अब सही सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। ठीक है, इसमें सही सुमेलित कीजिए कौन सा कथन जो है कि सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है अनायमुंडी, अनायमुंडी की जो है कि ऊंचाई कितना है, 2695 मीटर है। कितना है, 2695 मीटर। तो ये जो है कि कथन सही है। डोरा बेटा, इसकी जो है कि ऊंचाई कितनी है, 2633। और महेंद्रगिरी का कितनी है, 1500 मीटर। तो कह रहा था कौन सा कथन सत्य है, तो आंसर हो जाएगा ऊपर में से सभी, यानी सभी सत्य हैं। अब कह रहा है कि भारत में पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन है। भारत में पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो महेंद्रगिरी। कौन सा है, महेंद्रगिरी। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। तो इनका जो है डिस्कशन एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 12 में दिया गया है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेदी की पहाड़ी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है, तो सेवराय तथा जावेदी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, सेवराय एवं जावेदी की पहाड़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है कि सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेदी की पहाड़ी स्थित है, तो ये अभी पढ़े हैं। तो ये कथन क्या है, सत्य है। अरावली की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 और 2 सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इसमें कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, तो उसमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यही पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जिसे ढक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। यानी काली मृदा को किस नाम से जानते हैं, ढक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है कि ज्वालामुखी से हुई है, इसीलिए इसके शैल आग्नेय है। यानी काली मृदा का जो निर्माण हुआ है ना, वो ज्वालामुखी से हुआ है, इसीलिए इसके शैल को क्या बोलते हैं, आग्नेय बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इसमें कह रहा है कि ढक्कन ट्रैप के नाम से किस मिट्टी को जानते हैं। तो अभी पढ़े हैं, काली मिट्टी को जानते हैं। किस मिट्टी को, काली मिट्टी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल किस देश में है। तो थार मरुस्थल किस देश में है, भारत देश में है। कह रहा है अरावली पहाड़ी भारत के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यानी अरावली पहाड़ी के जो है कि किनारे पर ही थार मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन जो है कि सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है स्टेटमेंट कि अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा है कथन कि थार मरुस्थल में प्रति वर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है, तो ये भी जो है कि क्या है कि सही है कि 150 मिमी
मीटर से भी कम क्या होता है, वहाँ वर्षा होता है। थार मरुस्थल में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ये स्टेटमेंट सही है। थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 1 और 2। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है, यानी जो थार का मरुस्थल है वो अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिता दिखती है, मतलब कुछ नदी दिखती है, उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी, केवल लूनी नदी जो है कि थार मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। वहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट कह रहा था चंबल नदी, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत था। अब 41 क्वेश्चन है कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, तो उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, तो कोकन का तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोकन का तट। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान का 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कहते हैं कोकन तट, तो कोकन तट का विस्तार मुंबई से गोवा तक है। कोकन तट का विस्तार कहाँ से, मुंबई से गोवा तक। और मध्य भाग को बोलते हैं कन्नड़ का मैदान, और दक्षिण भाग को क्या बोलते हैं, मलाबार तट। दक्षिण भाग को क्या बोलते हैं, मलाबार तट, और मध्य भाग को क्या बोलते हैं, कन्नड़ का मैदान। कोकन तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मुंबई से गोवा तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42 पश्चिमी तट के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, तो पश्चिमी तट के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, कन्नड़ के तट को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्नड़ का तट बोलते हैं, कन्नड़ का तट। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग को क्या बोलते हैं, तो दक्षिण भाग को जो है कि क्या बोलते हैं, दक्षिण भाग को बोलते हैं मलाबार का तट। दक्षिण भाग को क्या बोलते हैं, मलाबार का तट। कोरोमंडल मैदान भारत के खाली स्थान दिशा में स्थित है, तो कोरोमंडल का स्थान किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में। कहाँ पर है, दक्षिण दिशा में। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़े एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, यानी बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। इसके उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, तो उत्तरी सरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार। जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। दक्षिणी भाग किस नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से। यहाँ पर बड़ी नदियाँ में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। कौन कौन नदी, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। भूलक्षण है माने झील है, ठीक है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। इसमें कह रहा है कि भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, चिल्का झील है। कौन सी झील है, चिल्का झील। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में है। कहाँ पर, महानदी, उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में चिल्का झील है, तो किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारतीय तटीय मैदान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, कोरोमंडल एवं उत्तरी सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल या उत्तरी सरकार, कोरोमंडल या उत्तरी सरकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। इसमें कह रहा है लक्षद्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो लक्षद्वीप को पहले लका द्वीप के नाम से जानते थे, मिनिकॉय के द्वीप के नाम से जानते थे, एमिन द्वीप के नाम से जानते थे। आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पेज नंबर 13 में इसका डिस्कशन दिया हुआ है कि केरल के मलाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह छोटे समूह परवाल द्वीपों से बना हुआ है, यानी लक्षद्वीप जो बना है ना वो परवाल द्वीप से। कहेगा क्वेश्चन कि लक्षद्वीप किससे निर्मित है, तो परवाल द्वीप से निर्मित है। पहले इनको लका द्वीप के नाम से, मिनिकॉय के नाम से और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। कहेगा कि जो लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप को तो पहले लका द्वीप, एमिन द्वीप, मिनिकॉय के द्वीप के नाम से जानते थे, लेकिन 1973 से इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना में, 32 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है कि इसका विस्तार है। किसका विस्तार है, लक्षद्वीप का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है कि सत्य है,
कह रहा 1973 में मिनिकॉय के नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, बी, केवल 1 और 2। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि केरल के मलाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्का द्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया और यह 32 वर्ग किलोमीटर छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। पूछेगा कि लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, तो कावारती द्वीप में। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। कहेगा लक्षद्वीप का कौन ऐसा द्वीप है जहाँ पर मनुष्य का निवास नहीं है, तो पिटली द्वीप। तो वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ स्थित है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अरब खाड़ी में है। नहीं, अरब खाड़ी में नहीं, बंगाल की खाड़ी में है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ स्थित है, तो ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है यह द्वीप मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान बोलते हैं और दक्षिण में निकोबार बोलते हैं। हाँ, ये सही है कि जो अंडमान निकोबार है 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग को अंडमान बोलते हैं, दक्षिण भाग को निकोबार बोलते हैं। तो हमको सत्य ढूंढना था, तो यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, केवल 2। अब इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ कि अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में इसको अंडमान बोलते हैं, दक्षिण में निकोबार बोलते हैं। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रृंखला का शिखर है। निमज्जित किसका, पर्वत श्रृंखला का जो है कि क्या है, ये शिखर है। ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है कि कहाँ स्थित है, तो बैरन द्वीप में। कहाँ पर, बैरन द्वीप में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, बैरन द्वीप में। तो इस प्रकार आज कक्षा 9 की अध्याय 2 का जो है कि डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।